कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि अपने वर्कशॉप में बहुत ही जरूरी काम में खोया हुआ है। वो एक भट्टी के सामने खड़ा है और अपनी पूरी ताकत लगा के एक लोहे के ऊपर हथौड़ा चला रहा है, और हर एक स्ट्राइक के साथ उस वर्कशॉप में एकदम चिंगारियां निकल रही हैं। अचानक से उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में कामयाब हो पाएगा। वो नीली आत्मा उसे ताना मारती है और सवाल करती है कि क्या वो वाकई इस बदले की आग को अंजाम तक पहुंचा पाएगा। और अपना सब्र खोते हुए हमारा हीरो उस भूत को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन वो भूत सिर्फ हंसता है और पूछता है कि क्या उसे गुनाह महसूस हो रहा है। साया उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ये डिटर्मिनेशन वाली बड़ी बड़ी बातें मुझसे तो मत ही करो। अपना हीरो उन बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर देता है और भट्टी पर अपना काम और भी तेजी से शुरू कर देता है। वहां पे उसे अपने अतीत की कुछ चीजें याद आने लगती हैं। एक खौफनाक सा सीन जहाँ पे एक जवान लड़की जो रहती है वो फांसी पर लटकी होती है। उसके तुरंत बाद उसे एक बैटलफील्ड दिखाई देती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। उसके बाद उसे वो दर्दनाक पल भी याद आता है जब उसने अपने पिता को मरने से ठीक पहले अपनी गोद में थामा था। और इतने दर्दनाक सीन के बाद अपना हीरो आसमान की तरफ देखता है और एकदम दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, वो आत्मा उस पर इल्जाम लगाती कि वो ऐसा वेपन स्मिथ है जो अब बदला लेना चाहता है। भूत को ये बात मजाक लगती है और हमारा हीरो बस अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। हालांकि इतने उकसावे के बावजूद हमारा हीरो अपनी आंखें एक आइसी एक्सप्रेशन के साथ खोलता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मा को यकीन दिलाता है कि उसका इरादा पक्का है और फैसला लिया जा चुका है। सीन बदलता है और हम उसे एक गंभीर चेहरे के साथ एक लकड़ी का डब्बा पकड़े हुए देखते हैं। तब पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल डिमोनिक कल्ट की ब्लैक स्मिथ के रूप में बिता दिए थे। वो एक बड़े महल की तरफ जाता है, ये जानते हुए कि जो तबाही उसने मचाई है उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन सब चीजों को आज अपने हाथ से ही खत्म कर देगा। और अपने हीरो का चेहरा दिखाता है कि वो अपने मकसद को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड है। उन बड़े दरवाजों के सामने वो ऐलान करता है कि वो सब खत्म करने आया है और अब डीमन क्राफ्ट्समैन उसकी जगह लेगा। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और ये लोग डिमोनिक हेवन का जश्न सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक आदमी भाषण दे रहा है कि कैसे डिमोनिक हेवन ने सिर्फ 15 सालों में पूरी दुनिया को जीत लिया है। वहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सुप्रीम लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि इस पूरी फतेह की जिम्मेदार वही है। उस वक्त हम उस खौफनाक ब्लड डीमन लॉर्ड से मिलते हैं जो सुकून से अपने तख्त पर बैठ के मजे ले रहा होता है। एक हेरल्ड यानी कि घोषणकर्ता सबको बताता है कि डीमन क्राफ्ट्समैन अब 11वां डिवाइन वेपन पेश करेगा। रास्ता साफ होते ही हमारा मेन कैरेक्टर बड़े सुकून से आंगन के बीच की तरफ चलने लगता है। डब्बा लेकर आगे बढ़ते हुए सोचता है कि भले ही ये उसके गुनाहों का प्रायश्चित ना हो, पर उसे परवाह नहीं है। करीब पहुंचकर वो उस इंतजार किए जा रहे डिवाइन वेपन को दिखाने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो लकड़ी का डब्बा हेरल्ड की तरफ उठाता है। उसी टाइम डब्बे से एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सी पर्पल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हेरल्ड फटी आंखों से डब्बे को देखता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो डब्बा खोला जाता है तो उसमें से बैंगनी ऑरा से लिपटी एक खंजर निकलता है और वो आदमी पूछता है कि आखिर ये क्या है। अचानक वो खंजर एक तेज रोशनी में बदल जाता है और वो चिल्लाता है कि डब्बा तो खाली है। हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे एक तगड़ी निगाह से देखता है और मन में सोचता है कि आज सब खत्म हो जाएगा। वो ब्लेड हेरल्ड की तरफ बढ़ता है और हेरल्ड घबराहट में चिल्लाता है कि आखिर ये कैसा धोखा है, और वो अपने हीरो को ट्रेस बुलाता है और वो हमला सीधा जाके हेरल्ड के ऊपर लगता है। और हेरल्ड अब हमारा टोजी बन चुका है, मतलब इस ब्लेड ने होलो पर्पल का काम किया है। और इस अटैक को देखकर हेरल्ड बेचारा एकदम सदमे में पड़ा हुआ है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि उसका असली निशाना जो था वो ब्लड डीमन लॉर्ड था। तो वो इस बार वेपन जो होता है ब्लड डीमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है और ये चीज ब्लड डीमन लॉर्ड को भी दिख रही होती है, पर वो बंदा एकदम बोर्ड तरीके से इसको देखता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये एनर्जी ब्लेड जो होता है वो ब्लड डीमन लॉर्ड के बैरियर से टकराता है और वहां पे एक बहुत ही बढ़िया धमाका होता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्लड डीमन लॉर्ड ने लिटरली भाई अपनी एक उंगली से उस ब्लेड को रोक दिया था। फिर भी हमारा हीरो यहाँ पे हार नहीं मानता और एक और हमले की तैयारी करते हुए कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो लॉर्ड की तरफ इशारा करता है और वार्निंग देता है कि वो वही मार्शल आर्ट इस्तेमाल करेगा जो खुद लॉर्ड ने उसे सिखाई थी। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ वो एक अटैक करता है, जिसके बाद वो बड़ी सी ब्लेड जो है नीचे गिरती है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है। शॉकवेव पूरे आंगन को हिलाकर रख देता है। कल्ट का एक मेंबर हैरान होकर सोचता है कि क्या ब्लैक स्मिथ के पास इतनी पावर है। जब धूल बैठती है तबाही के बीच एक परछाई दिखती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो खड़ा रहने में कामयाब रहा, लेकिन उसके नीचे खून जमा हो रहा है। हाफते और घायल हालत में हीरो को लगता है कि वो जीत गया और उसका बदला पूरा हो गया, मगर पीछे से एक मजाकी आवाज आती है। हम देखते हैं कि ब्लड डीमन लॉर्ड को अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वो बंदा अपनी खोपड़ी से लिटरली उस ब्लेड को निकालते हुए कहता है कि ये फॉर्मलेस डैगर को सेंस नहीं किया जा सकता, और इसके बाद वो डैगर की थोड़ी बहुत तारीफ करता है। और इस वक्त हमारा हीरो सदमे में है कि लॉर्ड को उस खंजर के बारे में कैसे पता चला और वो अभी तक जिंदा कैसे है। बिना सोचे समझे लॉर्ड उसे गले से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके वफादार सेवक को बात अभी तक समझ में नहीं आई। वो बताता है कि भले ही वो टैंक क्लैन का वारिस है, पर उसका बदला बेकार है। गला घुटने के बावजूद भी अपना हीरो नफरत भरी आंखों से लॉर्ड को चुप रहने को कहता है। लॉर्ड कहता है कि दुख की बात है, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी बची होती तो वो उसे अपने पास ही रखता। मेन कैरेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसे एक एटर्नल कर्ज का श्राप देता है। लॉर्ड जवाब देता
है कि उम्मीद है तुम अगली बार मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरोगे, और उसे एक आखिरी तोहफा देता है। वहां से वो एक अजीब मंत्र बोलने लगता है जिसके शब्द समझ नहीं आ रहा है। हीरो डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है कि लॉर्ड क्या करने वाला है। एक आखिरी झटके के साथ लॉर्ड हीरो को दूर फेंक देता है, और इसी के साथ वो अपने तोहफे के तौर पे एक लाल एनर्जी वाला ब्लेड उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधे हीरो की आंख में घुस जाता है। और मरते वक्त तो सोचता है कि गलती आखिर हुई कहाँ। उसे याद आता है कि उसका डेंटियन यानी कि एनर्जी का सेंटर जो है वो बचपन से ही खराब था, इसलिए उसने आर्टिफैक्ट बनाया है। उसे दुख होता है कि वो कभी अपनी मर्जी से जिया भी नहीं, और सोचता है कि काश उसे भविष्य का पता होता। इसी तरह जिस दिन डेमोनिक दुनिया का उदय हुआ, उसी दिन डेमोनिक क्राफ्ट्समैन डोंग सियोन की जिंदगी खत्म हो गई। अचानक सीन बदलता है एक रोशनी से भरे कमरे में, जहाँ मेज पर काफी सारा खाना सजा हुआ है, और कोई उस मेज पर जोर से मुक्का मारता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या सामने वाला बंदा उसकी बात को सुन भी रहा है। दूसरी तरफ वाला बंदा पूछता है आखिर मैं हूँ कहाँ पे, और ये जगह बहुत ही ज्यादा नॉइजी है। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि नोटिस करता है कि उसके सेंसेस जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं, और उसको याद आता है कि उसकी सांसें तो रुक चुकी थी। और सामने खड़ा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटकता है और कहता है कि उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। और इस वक्त हमारे हीरो के साथ का बंदा उसे यंग मास्टर डैंग बुलाता है और कहता है कि हकीकत में वापस आई है। वो आदमी हाथ उठाता है और कहता है कि जो कुत्ता बात नहीं मानता उसे सुधारना पड़ता है। अगले ही पल वो हीरो के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है, और इस जोरदार थप्पड़ के बाद अपना हीरो होश में आ चुका है। गुस्से में वो आदमी चिल्लाता है कि क्या अब तुझे होश आया, और हीरो के सामने के चेहरे उसे पहचान में आने लगते हैं। अचानक एक आवाज से वो पीछे मुड़कर देखता है, फर्श पर एक ड्रिंक गिरी हुई है, और वहाँ एक लड़की रो रही होती है, और वो लड़की अपने हीरो को यंग क्लैन लीडर कहकर बुलाती है। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे सब समझ आ जाता है। एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में आती है, वही लड़की, वही बुरी हालत। और तब हमारे हीरो को याद आता है कि वो 16 साल पीछे आ चुका है। उसे याद आता है कि उस दिन उस लड़की जिसका नाम शियोल है, उसके साथ उस दिन कुछ बुरा हुआ था, और हमारे हीरो को यकीन है कि वो फिर से उन्हीं मनीष दिनों में वापस आ चुका है। वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है, पर फिर सोचता है कि जो भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सियोल के पास जाता है और उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो। वो उससे माफी मांगता है कि पहले उसे बचा नहीं पाया, और वादा करता है कि अब सब बदल देगा। और वो गुस्से वाला आदमी हीरो की बातें सुनकर और भड़क जाता है और दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार हमारा हीरो उस आदमी का मुक्का हवा में ही पकड़ लेता है, और अपना हीरो कहता है कि वो उसे एक मौका दे रहा है और माफी मांगने को कहता है। और वो गुस्से वाला आदमी इस वक्त हैरान है, और हमारे हीरो से कहता है क्या तेरा दिमाग सटक गया है, और क्या तुम मरना चाहता है। और इसके बाद हमारा हीरो रिप्लाई में कहता है कि मेरी बहन इतनी समझदार तो है कि वो तेरे शादी के प्रपोजल को इनकार कर सकती है। और वो बंदा अपने हीरो को चुप रहने को कहता है, और अपना हीरो उस बंदे की बेइज्जती में दो चार शब्द और कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख के ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूं, तुम्हारी शक्ल इतनी बेकार है और तुम्हारा किरदार तो सबसे घटिया है। और ये सब चीजें सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है हीरो को खत्म करने के लिए, पर हीरो बड़ी फुर्ती से बच निकलता है। वो सोचता है कि ऐसे चुप कर हमला करना गलत है, पर उसे याद आता है कि पिछली बार वो बिना मुकाबले के पिटा था, पर वो अब आसानी से बच पा रहा है, जिसे देखकर सब दंग है। और अपना हीरो एक मुस्कुराहट के साथ पूछता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। वो आदमी उसे घमंडी कहता है और हवा में उछलकर एक पावर अटैक करता है। उसकी तलवार एनर्जी से चमक रही है, पर अचानक वो आदमी हैरान रह जाता है क्योंकि हीरो ने उसकी तलवार को अपनी तलवार से रोक लिया था, और एक्चुअली हीरो के पास कोई तलवार नहीं थी, इसके पास थॉरविंग की तरह वो डबल डैगर थे जिससे इसने अटैक को ब्लॉक किया था। और ये सब चीजें देखी एकदम नामुमकिन सी लग रही थी लोगों को। दोनों तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां निकलती है। आदमी को हीरो की ताकत का एहसास होता है। एक तेजी से घूमते हुए मूव के साथ हीरो उस आदमी के सीने पर एक बहुत ही जोरदार किक लैंड करता है। वो आदमी हवा में उड़ता है, दूर जाके गिरता है और उसकी तलवार भी छूट जाती है। हीरो की आंखें लाल चमक रही हैं और नफरत से भरी हुई हैं, और वो आदमी इतने खौफनाक ऑरा को देखकर डर जाता है, और बिना वक्त गवाए अपना हीरो बहुत ही तेजी के साथ अपना डैगर लेके उस बंदे की तरफ जाता है और उसके एक हाथ को काट के रख देता है। और हाथ काटने के बाद वो बंदा दर्द से चिल्लाता है, और हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है बहुत ही गिरी हुई नजरों के साथ और कहता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। और ये हुआ टाइगर श्रॉफ का डायलॉग। और वो बंदा जो इस वक्त अपने घुटनों पे जमीन में पड़ा हुआ है, वो सोचता है कि सिचुएन टैंक क्लैन के एक आम शख्स ने आखिर ये चीजें कैसे करी, और इसका तो डेंटियन तक खराब है। अपना हीरो कोल्ड आइज के साथ कहता है कि इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो उस डरे हुए आदमी की तरफ बढ़ता है जो गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा होता है। हीरो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अभी साफ बराबर करने का वक्त है। उसकी तलवार लाल एनर्जी से चमकने लगती है और वो चेतावनी देता है कि अगला निशाना तेरा दिल होने वाला है। हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं और सदमे में पड़े होते हैं कि आखिर लियो इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गया। और उन दोनों में से एक बंदा मन में ही सोच रहा होता है कि मार्शल आर्ट अलायंस का यंगेस्ट डिसाइपल और दूसरी तरफ था सिचुएन टैंक क्लैन का एक वर्थलेस मेंबर। हमें लगा था कि इस मैच का आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड है, और इसकी बातों का मतलब है कि इसने हमारे हीरो को अंडर एस्टिमेट किया था। उसे लगा था कि अपना हीरो यहाँ पे हार जाएगा, पर इस लड़ाई का आउटकम टोटली अपोजिट था। और ये सब देखकर उनमें से एक बंदा आगे बढ़ा और कहा कि यंग मास्टर, क्या आपको अब ये
लड़ाई खत्म नहीं कर देनी चाहिए। अपने हीरो के ऑरा को देखकर उस बंदे की फटके हाथ में आ चुकी होती है। वो अपने साथी से कहता है कि वो पहले अंदर चलेंगे और वो सब वहां से भाग निकलते हैं। अब हॉल में हमारा हीरो अकेला बचा हुआ था। अचानक उसके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा फैलने लगता है रेड कलर का, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी छाती में एक पर्पल एनर्जी का गोला तेजी से चमकने लगता है और उसके मुंह से इस समय खून की पिचकारी निकल आती है और पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द उठने लगता है। हमारा हीरो उस दर्द को झेलने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो अभी अपनी डेमोनिक एनर्जी को जाहिर नहीं कर सकता। वो लियो की तरफ पलटा और उसे कहा कि उसे कभी फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसे नीचा दिखाते हैं, असली मसला तो तेरी इंसानियत का है जो तूने सियोल के साथ किया। जख्मी होने के बावजूद भी लियो अपनी फटी हालत में चिल्लाकर कहता है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। लेकिन अपना हीरो यहाँ पे अपना डैगर निकालता है और उससे कहता है कि तू सिर्फ मरना ही डिजर्व करता है। पर इससे पहले कि अपना हीरो लियो की फील्डिंग सेट करता है, उसे कुछ महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है और तभी किसी रैंडम डायरेक्शन से अपने हीरो के ऊपर पड़ता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्लो, जिसे अपना हीरो ब्लॉक तो कर लेता है पर इसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके लैंड करता है। अपना हीरो इस दखल अंदाजी से हैरान था और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वॉरियर्स ग्रुप आया था और उन्होंने ऐलान किया कि वो इस माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपना हीरो उन्हें देखते ही पहचान लेता है कि ये सब ड्रैगन सक्सेसर गार्ड थे और ये पर्सनल गार्ड्स होते हैं जो कि अलायंस लीडर के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। और इनका मेन कमांडर होता है सन यूगोन, जो कि आगे बढ़ता है और लियो को बेइज्जती करते हुए यूजलेस मट बुलाता है। हीरो की आंखें इस वक्त नफरत से चमक उठी थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब के सब मिले हुए हैं और आगे ये रिवील किया जाता है कि ये सब के सब आगे चलकर सबसे बड़े गद्दार बनने वाले हैं और इनकी वजह से मार्शल आर्ट अलायंस के 30% लोगों की फील्डिंग सेट हो गई थी। तो इन्हीं वजह से अपना हीरो तय करता है कि वो इन सबको यहीं पर खत्म कर देगा। अपने हीरो ने कमांडर को घूरते हुए उससे कहा कि अगर मैं इस मैटर को इग्नोर ना करूं तो आखिर तुम क्या करोगे। तुम्हें इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है क्योंकि लियो अभी तक कोई ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बना है। और इतने तीखे जवाब से सन यूगोन हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि हीरो को ये बात कैसे पता। हीरो ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो सब चुपचाप देख रहा था और अब जब बुराई को सजा देने का टाइम आया तो वो बीच में आ रहा है। सन यूगोन अपने हीरो को बदतमीज बुलाता और कहता है कि सजा देना उसके बस की बात नहीं है। हीरो ने बस एक मॉकिंग स्माइल दी और पूछा कि यही है तुम्हारा राइटेस्ट पाथ का स्टैंडर्ड। गुस्से में पागल होकर सन यूगोन ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि हीरो मार्शल अलायंस का अपमान कर रहा है। उसे आखिरी मौका दिया और कहा कि अपने घुटनों पर आ जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और अपने हीरो की ऐंठ अलग ही लेवल पर है। वो बिना डरे पूछता कि क्या तुम कमांडर अपनी जुबान चलाकर ही बने हो। और ये कड़वी बातें सुन के सन यूगोन का सबर टूट सा जाता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि हीरो को कैप्चर कर लो और यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। हीरो ने देखा कि सन यूगोन पीक मास्टर लेवल पर है और उसके साथ के तीनों बंदे फर्स्ट क्लास वॉरियर्स हैं। एक गार्ड ने हमला किया पर हीरो ने बिना किसी दिक्कत के उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। एक छोटी सी डैगर से तलवार रोककर उसने अपनी एब्सर्ड स्ट्रेंथ दिखाई। उसने एक गार्ड को लात मारी और अगले के लिए तैयार हो गया। पीछे से हुए सरप्राइज अटैक को भी उसने बाल बाल बचा लिया। अपने हीरो को दो वॉरियर्स ने घेर रखा था पर उसने हर बार को बड़ी फुर्ती से डॉज किया। उसने सोचा कि सिंगल पॉइंट एनिहिलेशन के बाद उसके पास सिर्फ 2 साल की एनर्जी बची हुई है, इसलिए उसे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। उसने एक गार्ड के ऊपर से जंप किया और उसकी पीठ पर डैगर से हमला किया। वो गार्ड ढेर हो गया बिना रुके। हीरो ने दूसरे पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा। आखिरी गार्ड डर गया और उसे मॉन्स्टर कहने लगा। तभी सन यूगोन अचानक से पता नहीं कहां से बहुत ही तेजी से आया और हीरो को एक बहुत ही जोरदार लात मारी और इस लात की वजह से अपना हीरो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरा और उसके शरीर में इस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। सन यूगोन अपने हीरो के पास आता है और उसे थर्ड रेट ट्रेस बुलाता है और हमारा हीरो इन सब बातों से थक चुका था। उसने फैसला किया कि अब उसे अपना अपर डेंटियन खोलना ही पड़ेगा और अपना हीरो सन यूगोन को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तू सिर्फ बातें ही पेल सकता है। और इस बात से सन यूगोन और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तेरी मरने की इच्छा है तो मैं उसे अभी पूरा कर देता हूँ। और अपना हीरो इस वक्त ब्लू लाइटनिंग के ऑरा के साथ घिरा हुआ था। अचानक हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा था। हम देखते हैं कि अपने हीरो के सर के ऊपर अभी वो फॉर्मलेस डैगर दिख रहा था जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जिसे देखकर अपना हीरो भी काफी ज्यादा हैरान हुआ पड़ा है। और अपना हीरो सोच रहा है कहीं ये तब तो नहीं हो गया जब उसके ऊपर ब्लड डीमन लॉर्ड ने अटैक करा था, और अगर ऐसा है भी तो ये चीज यहाँ कर क्या रही है। इतने में हम देखते हैं कि सन यूगोन इस वक्त हवा में है और अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अपना हीरो सोचता है कि ये फॉर्मलेस डैगर यहाँ कैसे है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि ये अभी मेरा है। और यहाँ पे अपना हीरो डबल डैगर को फेंक देता है और फॉर्मलेस डैगर को पकड़ता है और कहता है कि मैं इसे एक ही ब्लो में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और तभी उस कमरे में एक सुनहरी एनर्जी घूमने लगती है। उस एनर्जी से दोनों बंदे रुक जाते हैं और यहाँ पे सन यूगोन तड़प रहा है क्योंकि उस बेचारे का शरीर उसके काबू में ही नहीं था इस वक्त। और हम देखते हैं कि तभी एक शख्स अपने सुनहरे ऑरा में सामने आया। सफेद बाल बुजुर्ग आदमी। वो अपने हीरो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि यंग मैन, ऐसी पावर का यूज इतनी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। और अपना हीरो दंग रह गया जब उसे पता चला कि सामने आया हुआ बंदा आखिर है कौन। और सन यूगोन उसके साथ के बंदे अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं ये स्वागत है आपका अलायंस मास्टर। और ये बंदा होता है मार्शल अलायंस का मास्टर, द स्वॉर्ड एम्परर यूजिन वॉ।
वॉक। यूजिन वॉक को देखकर हीरो की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यूजिन एक शांत इशारे के साथ उसे अपने पावर्स को लेकर होशियार रहने की सलाह देता है। यूजिन की ये चेतावनी हीरो के दिमाग में गूंज रही है, क्योंकि वो अभी भी इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा है। मार्शल अलायंस के मास्टर का दबदबा पूरे हॉल में एक भारी ऑरा की तरफ फैल जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे गार्ड्स अपने सुप्रीम लीडर के सम्मान में घुटनों पर झुक जाते हैं। स्वॉर्ड एम्परर यूजिन वॉक की असली पहचान होते ही लड़ाई का रुख पूरी तरीके से पलट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर खामोशी से मास्टर को घूरते ही रह जाता है। उस लेजेंडरी आदमी की अचानक एंट्री से वो अभी भी सदमे में ही पड़ा है। अपने हीरो के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है जब उसे एम्परर का वो दर्दनाक हादसा याद आता है। उसे ब्लड कल्ट के खिलाफ वो जंग याद आती है जब अलायंस की हार तय लग रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों के आगे झुक रहे थे। लेकिन यूजिन और उसका वोंग क्लान बाकियों से अलग था। वो आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़े, सच्चाई के रास्ते का रखवाला बनकर। स्वॉर्ड एम्परर ने हर दिन तलवार उठाई जब तक उनका अंत उसी हथियार से नहीं हुआ जो हमारे हीरो ने खुद बनाया था। और अगर तुमने पहला चैप्टर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अपना हीरो पहले डिमोनिक क्राफ्ट्समैन हुआ करता था, जो कि वेपन डिजाइन करता था डीमन लॉर्ड के लिए। वापस आते हैं मौजूदा वक्त में, जहां हम देखते हैं कि हमारा हीरो जमीन से डैगर उठाता है और उन कड़वी यादों को एक तरफ कर देता है। वो सोचता है कि ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है और उसे सुकून मिलता है कि यूजिन वॉक इस डैगर को सेंस नहीं कर पा रहा। और ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि ब्लड डीमन लॉर्ड ने भी इस डैगर को सेंस नहीं किया था, तो ये ग्रैंड मास्टर भी नहीं जान पाएगा कि आखिर ये चीज है क्या। वो अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है कि अगर एम्परर का रवैया बदला, क्या वो इस डैगर से पलटवार कर पाएगा। हीरो की खामोशी देखकर ग्रैंड मास्टर को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो हल्का सा मुस्कुराता है। यूजिन बताता है कि वो कुछ देख नहीं पा रहा और उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए वो नतीजा निकालता है कि इस नौजवान में कोई बहुत ही दिलचस्प हुनर है। स्वॉर्ड मास्टर की बातें सुनकर हीरो थोड़ा टेंस हो जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंद टपकती है। तभी अचानक एक औरत की आवाज आती है जो कहती है कि ये बेचारा काफी डर गया होगा। एक महिला सोल के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है और कहती है कि अब सब ठीक है। ना हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि उस औरत की प्रेजेंस को सेंस तक नहीं कर पाया। यूजिन को वो ब्रैट बुलाती है और पूछती है कि अगर वो फिर से ऐसे गायब हो गया तो वो क्या करती बेचारी। ग्रैंड मास्टर उस औरत से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो बुयोन, और ये नाम सुनते ही अपना हीरो दंग रह जाता है। वो पहचान लेता है कि ये डिवाइन डॉक्टर बुयोन है, जो कि एक पुरानी सेक्ट लीडर और एक महान हीलर है। उसके आने से मामला अब थोड़ा और पेचीदा हो गया है। कहानी 15 मिनट पहले एक खूबसूरत बाग में जाती है जहाँ बुयोन और यूजिन बातें कर रहे थे। बुयोन ग्रैंड मास्टर को बार बार बता रही थी, पर ग्रैंड मास्टर का कहना था कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उसे दुख था कि अलायंस के लोग इज्जत करना भूल चुके हैं और इसीलिए उसे लीडर बनना पड़ा। लेकिन इतने वक्त बाद भी कुछ नहीं बदला। बुयोन से ड्रिंक सर्व करते हुए पूछती कि क्या उसे लगता था कि दुनिया सुधारना इतना ज्यादा आसान है। वो अपने ग्रैंड मास्टर को जिद्दी कहती है जो सारा बोझ अकेले ही उठा लेता है। वो उसे सलाह देती है अगर चीजें मुश्किल हो तो सब छोड़कर वाइन के साथ रिलैक्स करो। यूजिन बस एक मुस्कुराहट देता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसे दूर से एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। बुयोन उसे डांटती है और कहती है कि अगर तुम दुश्मनों से हार गए तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। पर जैसे ही वो गर्दन उमा के सामने देखती है, यूजिन वहां नहीं होता। वो एनर्जी सेंस करने की वजह से वहां से जा चुका होता है और बुयोन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ बुयोन कहते हैं कि यूजिन कितने जल्दी यहाँ पहुंच गया। लियो को देखकर वो कहती है कि इसके जख्म इतने गहरे हैं कि अगर कोई अमर शख्स भी आगे इसे बचाने की कोशिश करे तो नहीं बचा पाएगा। सन यूगोन मन में ही सोचता है कि इस लड़के ने प्रोजेक्टाइल से एक फर्स्ट क्लास मास्टर को हराया, जबकि इसका लेवल तो खुद थर्ड ही होगा। इसके बाद बुयोन बताते हैं कि जो डिवाइन फिजिशियन ने कहा ये बात सही है, तुमने प्रोजेक्टाइल टेक्निक का यूज किया है ना। और ये बात सुनते ही यूजिन इन सबको गंभीर नजर से देखता है जैसे वो समझ रहा हो। ग्रैंड मास्टर तबाह हुए हॉल और गिरे हुए गार्ड्स को देखता है। सन यूगन चिल्लाता है कि लियो को मदद चाहिए, लेकिन हीरो सोचता है कि हालात इतने खराब कैसे हो गए। कमांडर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। स्वॉर्ड एम्परर हीरो को देखता है और कहता है कि उसे सारी चीज समझ में आ गई और वो हीरो से पूछता है कि आखिर तुम क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो। हीरो कहता है कि समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जो भी मेरे परिवार को छुएगा उसके साथ यही होना था। तो कहता है कि बुजुर्गों के लिए उसकी तहजीब यहीं खत्म होती है और वो डैगर्स उठाकर अपनी आंखों में एक लाल ओलार ये वार्न करता है कि अब वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। यूजिन गुस्से में आकर पूछता है कि क्या वो एक जज्बात के लिए अपनी जान दे देगा, पर हीरो परवाह नहीं करता और सीधा ग्रैंड मास्टर पर हमला करने निकलता है। यूजिन अपनी गोल्डन लाइट आई टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे हीरो पर इतना दबाव पड़ता है कि वो हिल तक नहीं पाता। मास्टर उससे पूछता है कि क्या बदला जान से बढ़कर है। हीरो इनकार करता है और सोचता है कि इस जिंदगी में उसका मकसद बहुत बड़ा है। उसे अपने पुराने माजी का एक टूटा हुआ साइन याद आता है और कहता है कि वो इस टूटी हुई दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो वही रास्ता चुनेगा जो मास्टर का है, भले ही उसमें उसकी जान चली जाए। यूजिन को बोयोन की बातें याद आने लगती हैं। वो अचानक अपना रवैया बदलता है और एक सुनहरा ऑरा छोड़ता है जिससे हवा में एक सुनहरी तलवार दिखने लगती है। एक तलवार पूरी ताकत से जमीन में गड़ जाती है और वो यंग यांग सिंबल बनाता है। हीरो ये देखकर दंग रह जाता है और उसे वोंग स्वॉर्ड की असली ताकत, सॉफ्टनेस के अंदर की स्ट्रेंथ समझ में आती है। स्वॉर्ड मास्टर यूजिन वॉक की तलवार इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि अपना हीरो सोचता है इस तलवार से मरना मेरे लिए बेहतरीन होगा। और अपना
अपना हीरो यहाँ पे दंग रह चुका था, क्योंकि इससे पहले वाला अगर तुम पैनल देखो भाई, ये पैनल क्या था, एकदम पीक। मास्टर ने जो स्वॉर्ड आर्ट स्टाइल दिखाई है एकदम टॉप नॉच है। यूजिन इसके बाद जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान खींचता है और लियो के पास जाकर उसका नाम लेता है। लियो को लगता है कि उसका मास्टर उसे बचाने के लिए आया है, पर बोयोन उसे डांटती है। यूजिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे उसकी इज्जत और सम्मान के बारे में सवाल करता है। लियो घबरा कर हीरो पर इल्जाम लगाता है, लेकिन मास्टर उसे चुप करा देता है। स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे हीरो से माफी मांगता है, जिसे देखकर लियो पगला जाता है। ग्रैंड मास्टर साफ कह देता है कि उसका ऐसा कोई चेला नहीं है और उसे सजा अपना हीरो ही देगा, इसलिए ग्रैंड मास्टर लियो का फैसला हीरो के हाथ में छोड़ देता है। हीरो अपने ब्लू ऑरा में लपटा हुआ उस डर से कांपते हुए आदमी की तरफ बढ़ता है। हीरो कहता है कि इस दुनिया से जाना तेरे लिए ऐसो आराम होगा, और वो अपनी मुट्ठी में नीली एनर्जी भर के उसके सीने पर एक जोरदार पंच मारता है। और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि लियो हवा में उड़ता हुआ जमीन तोड़कर दूर जाके गिरता है। हीरो कहता है कि तुझे मौत से भी बुरी तड़प में जीना होगा। यूजिन ये सब खामोशी से देख रहा होता है और हीरो से कहता है कि अगर तुम सन युगोन और उसके साथ के बंदों का फैसला मेरे पास छोड़ दो तो मुझे बढ़िया लगेगा। हीरो सोचता है कि उसने गुनहगार को सजा दे दी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता सन युगोन और उसके साथ के बंदों के साथ क्या होने वाला है। अपना हीरो यूजिन का शुक्रिया अदा करता है और सियोल को उठाकर वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, ग्रैंड मास्टर से थोड़ा वक्त मांगता है और कहता है कि मैं एक बार तुम्हारे क्लैन जरूर आऊंगा, और जब मैं आऊं तो क्या तुम थोड़ा वक्त निकाल सकते हो मेरे लिए। हीरो मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक कप चाय जितना वक्त तो निकल ही सकता है। इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और आगे की शुरुआत होती है पहाड़ों में खिलखिलाती धूप के साथ, जहाँ लिखा था कि सिचुआन के दिल के अंदर एक ऐसा माउंटेन है जिसे माउंट टैंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके और भी कई नाम है, पर समय के साथ लोग इसे माउंट टैंग ही कहने लगे। और इस चैप्टर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी जगह है, जैसे क्विंचेंग सेक्ट, एमी सेक्ट और एक सिचुआन टैंग क्लैन। पर सिचुआन टैंग क्लैन का और इतना हाई-फाई है कि उन्होंने इन पहाड़ियों पर काफी समय तक राज किया है जब वो अपने पीक में थे, पर इसकी ग्लोरी ज्यादा समय के लिए नहीं रही। कबीले को बहुत पहले ही 7 परिवारों से बाहर निकाल दिया गया था और अब एक साधारण झुंड से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वेल, इसके बाद के पैनल में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपनी सिपाहियों के बीच में खड़ी है और उसके पीछे खड़ा बंदा उससे कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो। लड़की कहती है कि इस मामले में पैट्रिया को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और अपने सामने वाले सिपाहियों से कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सबकी पहली प्राथमिकता यंग लॉर्ड सियुन टैंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। और अब हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। अपने दिल और दिमाग दोनों को मजबूत कर लो, क्योंकि ये एक पर इससे पहले कि वह लड़की अपनी बात पूरी करती, अपना हीरो सियोल को कंधे पर उठाए हुए वहां आ जाता है। और अपने हीरो का नाम है सियोन टैंग और ये जो लड़की होती है ये सियोन की बड़ी बहन है जिसका नाम है सेरिन टैंग। अपना हीरो एंट्री के साथ ही कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और क्या सब लोग कहीं जा रहे हैं। सीन बदलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक टेबल के पास जाता है और वहां रखी एक पिक्चर फ्रेम को बहुत ध्यान से देखता है। उस फोटो में वो खुद को थोड़ा उम्र दराज यानी कि बड़ा और एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ देखता है और कहता है कि आखिरकार मैंने सच कर दिखाया। अब प्रेजेंट में वापस आकर वो खुद से कंफर्म करता है कि वो फाइनली पास्ट में लौटने में कामयाब हो गया। उसी पल उस ब्लड डीमन लॉर्ड के वो शब्द याद आते हैं उसे, जिसमें उसने कहा था कि वो उससे दोबारा मिलेगा। ये सब बातें याद आते ही अपना हीरो थोड़ा सा सदमे में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या ये पूरी सिचुएशन उस डीमन लॉर्ड का कोई सोचा समझा प्लान था। अपने चेहरे पर एक गहरा साया लिए वो इस खौफनाक पॉसिबिलिटी पर पूरी तरीके से गुस्सा होकर पागल हो जाता है। वो कसम खाता है कि इस बार वो उस डीमन को हर हाल में हर एक चीज के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। एक डिटरमाइंड लुक के साथ वो कहता है कि उसकी ये नई जिंदगी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग होने वाली है। वहां से वो एक लंबी बुक शेल्फ की तरफ बढ़ता है और किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढने लगता है। जल्दी उसे वो चीज मिल भी जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था और बहुत ही ध्यान से टॉप शेल्फ से एक पुरानी किताब निकालता है। स्क्रीन पर रिवील होता है कि ये उसके क्लैन की एक खास एबिलिटी है जिसका नाम है मेटल सर्कुलेशन टेक्निक। उसका डिटरमाइंड गेज दिखाता है कि वो अब एक ही बार में अपने बदले के प्लान को शुरू करने के लिए तैयार है। फर्श पर पड़े एक पानी के गड्ढे को देखते हुए वो सोचता है कि क्या ये उसकी पिछली जिंदगी का कोई बचा हुआ निशान है। अचानक से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर यूजिन के अलायंस के बंदों के साथ लड़ते अपने हीरो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई होती है। उसे रियलाइज होता है कि मेडिटेशन के जरिए एनर्जी को सर्कुलेट करना पूरी तरीके से एक फेलियर था। उसे पता चलता है कि मेटल सर्कुलेशन टेक्निक असल में फोर्जिंग और बॉडी को रिजनरेट करने के लिए थी, लेकिन एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के मामले में बहुत बेकार है और उसका डांटियन इस इंटरनल एनर्जी को जहर की तरह ट्रीट करता है। इस वजह से उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और अब जो उसके पास है वो उसी के साथ आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा है कि इस सेम टेक्निक ने उसे एब्सर्ड पावर वाला
वाला डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने की एबिलिटी दी थी। फिर जो ब्लड डीमन की मार्शल आर्ट उसने सीखी थी, उसने उसे एक नया सॉल्यूशन दिया था। उसके पैरों के पास ब्लू ऑरा लिपटने लगता है। जब वो नया मेथड ट्राई करने की कोशिश करता है, अब उसे याद आता है कि वापस आने से पहले भी उसका डिफॉर्म डांटियन किसी भी हाल में निकाला नहीं जा सकता था, इसलिए सिचुएशन अभी भी वही है और उसे इस प्रॉब्लम के लिए नया अप्रोच की जरूरत है। एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ वो गोल्डन एनर्जी वाली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। वक्त तेजी से गुजरता है और रात हो जाती है, जिससे ग्रैंड पैलेस में अंधेरा छा जाता है। पूरे चांद की रोशनी उस जगह पर एक सन्नाटा छा जाता है और अपना हीरो अभी भी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है। काफी ट्रेनिंग के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे मेरिडियन अब कनेक्ट हो गए हैं और उसका डांटियन पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उसकी एनर्जी फाइनली स्टेबलाइज हो जाती है और वो अपने शरीर में एक बेहतरीन पावर को फ्लो होते हुए महसूस करता है। वो सोचता है कि उसकी सर्कुलेशन टेक्निक 50% पर है और ब्लड डीमोन की 10% पर। दोनों ही अपर डांटियन और इनिशिएट एनर्जी का यूज करते हैं और एक पावर को आसानी से रिकवर करता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टेक्निक उस एनर्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देती है जिसे वो एक फाइट में यूज कर सकता है। सिचुएशन को देखते हुए वो हवा में फ्लोट करने लगता है और सोचता है कि कोई भी उसकी इस करंट पावर पर यकीन नहीं करेगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो इस बात पर प्राउड फील करता है कि अब वो अपनी इनिशिएट एनर्जी को आजादी से यूज कर सकता है। जल्दी उसे रियलाइज होता है कि जब से उसने अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया है, तब से कोई भी उसे आसानी से आसपास सेंस नहीं कर सकता। वहां से वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे अपने कपड़े बदलने होंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। रूम में चलते हुए हमारे हीरो को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है और वो अचानक रुक जाता है। वो फिर हैरानी से सोचता है कि फॉर्मलेस डैगर उसके साथ पास्ट में वापस कैसे आ गया और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस पॉसिबिलिटी को सोचकर ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे खुद अपनी ही सोच पर यकीन नहीं होता। अचानक दरवाजे पर एक छोटा बच्चा आता है जो अपने हीरो को घूरते ही रह जाता है। वो उसे देखकर कहता है, यंग क्लैन लीडर, और इस अचानक इंटरप्शन के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगता है और कहता है कि आपके पिता ने आपको हॉल में बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं और वैसे भी किसी भी पल उनके बुलावे का ही वेट कर रहा था। वो लड़का थोड़ा चौंक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम इल जैंग है ना। वो लड़का हकलाते हुए कहता है कि हाँ। हमारा हीरो तब कहता है कि वो उसके नाम की बात कर रहा था और इल जैंग इस बात को कंफर्म करता है, साथ ही ये भी सोचता है कि उसे कैसे पता चला। एक स्माइल के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ये बात सुन के वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वहां से सीन बदलता है और हम अपने हीरो को एक कोर्ट यार्ड से बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चलते हुए देखते हैं। फिर वो एक बड़े से हॉल में पहुंचता है जिसका नाम था हॉल ऑफ 1000 रेंज। अपना हीरो अंदर जाने के लिए तैयार होता है। अंदर कोई सवाल कर रहा होता है कि वो जो कह रहा है क्या उसका कोई मतलब भी बनता है और वो पूछता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। अचानक हॉल का एक दरवाजा खुलता है जिससे मीटिंग रूम में एक तेज रोशनी आती दिखती है। अंदर एंटर करते उसके सामने एक लंबी टेबल सी होती है जो मर्दों से भरी हुई होती है और उस पर सब उसे बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। उन सब में एक उम्र दराज आदमी उसे पूरे गुस्से और नाखुशी के साथ देखता है। बिना डरे या घबराए हमारा हीरो हॉल से गुजरता है और वहां मौजूद सभी लोगों के पास बिना किसी डर से निकल जाता है और एक लोंडा अपने हीरो के इतने कॉन्फिडेंट को देखकर बहुत ही घिनौना चेहरा बनाता है। अचानक अपने हीरो के दिमाग में एक दर्दनाक मेमोरी आती है जहाँ पे वो अपने पिता को अपनी बाहों में लेकर रोए जा रहा था क्योंकि उसके पिता की डेथ हो चुकी थी और एक्चुअली ये पास्ट की बात है, उसका बाप अभी जिंदा है। और इस बार वो एक गोल्डन ऑरा रिलीज करता है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार करता है। एक फर्म गेस्टर के साथ वो सबके सामने अपना इंट्रो देता है कि वो क्लैन का यंग लीडर डोंग सियोन है। सॉरी, डोंग सियोन नहीं, टैंग सियोन, क्योंकि टैंग क्लैन का लौंडा है अपना। ये करते हुए पूरे चांद के नीचे एक दर्दनाक चीख की मेमोरी उसे बहुत जोरों से हिट करती है। इस ट्रेजिक मेमोरी के बाद भी वो अपना पोस्टर मेंटेन रखता है और क्लैन के बाकी मेंबर्स का सामना एक बेखौफ निगाह के साथ करता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो यहाँ खुद क्लैन लीडर के ऑर्डर पर आया। अपने हीरो के पिता उसे खड़ा होने को कहते हैं और ये रिवील होता है कि उनका नाम है म्यूल टैंग, जो टैंग क्लैन के लीडर है। अपना हीरो बस खड़ा होता है और कंफर्म करता है कि वो ग्रेट लीडर की कमांड को समझ गया है। बाकी सब लोग उसे दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। सीरियस लुक के साथ हमारा मेन कैरेक्टर स्टेट करता है कि करंट टैंक क्लैन एक पॉइजन स्टेट में है। वो कहता है कि डिस्कशन तो बहुत अच्छी चल रही है और ये सब क्लैन में मौजूद 2 फेडरल पॉइजन की वजह से है। ऐसा कहकर वो अपना हाथ उठाता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि वो अपनी बात को अभी जारी रखेगा। जल्दी हम मिलते हैं होयल टोंग से, जो कि मैन है, कैरवन गार्ड का चीफ होता है। कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि यंग लीडर को उस इंसिडेंट की सीरियसनेस अच्छे से पता है जो उन्होंने किया है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रिवील करता है कि असल में पहला पॉइजन कोई और नहीं बल्कि खुद हेयोल टैंग ही होता है। और ये अपने हीरो से कह रहा होता है कि क्लैन की भलाई के लिए अपने आप को मूरिव अलायंस हॉल ऑफ जस्टिस को सौंप दीजिए। और इसके बाद इस बंदे का भाई इतना खतरनाक सा पैनल दिखता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रेजी है और अपना हीरो इसको देखकर इतने ज्यादा गुस्से में आ गया होता है कि वो गुस्से में कहता है कि मैं तुझे ऐसे निकाल फेंकूंगा जैसे जख्म से जहर को निकाला जाता और मैं तुझसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो अभी तेरा है। और इसके बाद एक बेहतरीन से पैनल के साथ इस चैप्टर का एंड होता है।